नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मध्यम गति से अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक्चुअल में आपकी तैयारी के बीच में जो बाधा आ रही होगी, उस बाधा का निवारण लेके मैं आज इस वीडियो के साथ आया हूं कि आप सभी लोगों के बहुत सारे कंसर्न है कि सर एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये सारी की सारी चीजों का एनालिसिस जो है वो सिर्फ इस आधार पे किया जा सकता है कि पीएससी ने पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक्स को महत्वपूर्ण बिंदु पर रखा हुआ है और वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस चीज के एनालिसिस के साथ ही मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूंगा, पर उससे पहले आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें कि एग्जैक्टली कहां से, किस सेक्शन से और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आप अपने विषय को, अपने सब्जेक्ट को तैयार करें। जैसे मैंने आज ज्योग्राफी का पूरा एनालिसिस किया है। ज्योग्राफी के एनालिसिस में मैंने ये पाया है कि अगर एमपीपीएससी प्री जो है अगर मैं उसे 100% मार्क्स कैलकुलेट कर लूं तो अराउंड 10 to 20% ऑफ पोर्शन डायरेक्टली रिलेट होता है किससे? ज्योग्राफी से। इसका मतलब ज्योग्राफी अपने आप में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ आपको ये परेशानी आती होगी कि ज्योग्राफी का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसको बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे पढ़ें। वही सटीक तरीका आपको इस पूरे एंटायर सेशन में सीखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स और क्वेश्चंस को चिन्हित किया है जहां से पीएससी बार बार लगातार हर एक साल या हर एक दो सालों में उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो मैं शुरू कर रहा हूं वर्ल्ड, इंडियन, फिजिकल, इन तीनों ही टॉपिक्स को अगर मिला दिया जाए या इन तीनों ही पोर्शन को मिला दिया जाए तो एंटायर ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होता है। पर इसके साथ साथ आप कभी भी एनवायरनमेंट को ना भूलें क्योंकि एनवायरनमेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी। क्लियर? चलिए, अब बेसिकली आज मैं कोई आपको रणनीति नहीं दिखा रहा हूं, कोई आपको बुक्स नहीं बता रहा हूं, कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये देखिए, ये कुछ टॉपिक्स हैं मैंने जनरली लिख दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो टॉपिक्स आप मेंशन कर रहे हैं ये तो बहुत जनरल टॉपिक्स है। बिल्कुल बच्चों, ये जो जनरल टॉपिक्स है, इन्हीं जनरल टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप ज्योग्राफी को पढ़ें। कैसे? आप लैटिट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़े। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो तो आप मध्य प्रदेश की लोकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से देखें क्योंकि लगातार पीएससी कोई ना कोई क्वेश्चन लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स से पूछता है। हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चन रिपीटेटिवली मिलेगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब जो भी पर्टिकुलर चीज आप पढ़ रहे हैं और वहां उसकी स्थिति की कोई इंपॉर्टेंस बात की गई है तो वहां आप इस चीज को देखें। ये रिवॉल्यूशन से इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया क्योंकि अभी करंट में ऐसा बहुत सारा काम हुआ है जो स्पेस से रिलेटेड है, जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसी चीजों से रिलेटेड है या जो पृथ्वी के आसपास घूमने वाले किन्हीं चीजों से है। और इसी के साथ साथ रिवॉल्यूशन की वजह से होने वाले परिवर्तन किसमें? मौसम्स में, सीजन्स में, मॉनसून में। तो ये मॉनसून में बहुत ज्यादा बदलाव आया है इस साल, इस वजह से हो सकता है ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन पुट होने की संभावनाएं होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक मैंने यहां पर इसलिए मेंशन किया है बच्चों क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक का अभी एक बड़ा नमूना देखने को मिला है, दैट इज लीबिया में आए हुए फ्लड्स प्लस उसके जस्ट बगल में जो मोरक्को है, मोरक्को में आया हुआ एक बड़ा अर्थक्वेक। इससे जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन भी न्यूज में था। तो ऑल दीज पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऑकर ड्यू टू दिस प्लेट टेक्टोनिक
टेक्टोनिक, इस वजह से मैंने ऐसा चिन्हित कर लिया है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्त कि कौन से टॉपिक्स को आपको चिन्हित करना है और उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करनी है। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करना चाहूंगा, पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये वो टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पीक और हाइट पर होते हैं। क्लियर? एक दिन अपन इस चीज पर भी वीडियो बनाएंगे कि सारे कौन कौन से ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पर आप ध्यान से देखना क्वेश्चंस प्लस उसके आंसर्स, और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, किस हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को तैयार करें। उसी के साथ साथ आप कौन कौन से टॉपिक्स को भी ध्यान में रखें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंड हुआ था। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सिक्किम इसका आंसर है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पर हम एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है इनटू ऑर्गेनिक एक्टिविटीज। मतलब हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स मतलब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी जगहों की फार्मिंग या ऐसी फार्मिंग को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। क्लियर आउट हुआ? ऐसा भी मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जो आज से कुछ सालों पहले हुआ करती थी, जब फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और टेक्नोलॉजी का अभाव था। पर वो जो फार्मिंग होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है एक क्वेश्चन पुट किया जाए कि एग्रीकल्चर में कौन सी एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक बड़ा इंटरनेशनल समिट हुआ है जिसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल को मिलेट ईयर भी घोषित किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर न्यूज में था, तो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, कौन सा एरिया डेजर्ट एरिया कहलाता है? इसका मतलब कहीं आप कोई चीज पढ़ रहे हो जिसमें फैक्ट आ रहा हो, ऐसा फैक्ट जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस उभर के आ रही हो। अब आप कैसे समझेंगे इंपॉर्टेंस? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री बच्चों आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि ये जो एरियाज हैं, पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब वाला एरिया इंडस प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज से ड्रेन आउट होता था, बट ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इंडिया नॉर्थ ईस्ट में ड्रिफ्ट हो गया एंड द एंटायर रीजन गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो ये डेजर्ट होने का रीजन क्या है? ये डेजर्ट होने का रीजन है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। इसकी वजह से हमारी पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय आउट हो गई। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप एग्जाम्स में बार बार देखेंगे। इन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है उसे ध्यान से समझे। कोई भी नदी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसे दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। पर दुनिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेज़न। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। प्लस इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अगेन गंगा। पर अगर मैं बात करूं साउथ इंडिया की, देखिए साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी गोदावरी है और साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी गोदावरी ही है। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चंस ऐसे पुट किए जा सकते हैं बच्चों कि वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ईस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पर फ्लो हो रही है और उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस, कौन सी रिवर जो है वो किसी रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसका मतलब आपको जो टर्म याद रखनी है वो याद रखनी है सुपरलेटिव्स, मतलब हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट। ऐसी चीजें अगर कहीं पर आ रही हो किसी फैक्ट के साथ तो आप उस चीज को याद रख लेना कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां बात पीएससी की हो रही है।
क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको बताया और वही चीज रिपीट हो गई बच्चों। एनालिसिस इसी हिसाब से करिए आप, क्योंकि एनालिसिस के बेसिस पे ही आप डीएसपी या डेप्यूटी कलेक्टर बन पाएंगे। वो बनने से पहले आपको उसी विचारधारा अपने अंतर्मन में डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा एकाग्रता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अगर आप एकाग्र नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो गारंटीड है सफलता से पहले ही, लक्ष्य पे पहुंचने से पहले ही आप दाएं बाएं भटक सकते हैं, क्योंकि बगल में बहुत सारे सोना बाबू आपको मिल जाएंगे और लक्ष्य जो है वो कहीं दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा, पर वो सपना सपना ही रह जाएगा। उसके लिए संकल्प, वो भी दृढ़, जरूरी है। इसका मतलब सदर्न मोस्ट रेंज पूछ लिया तो ये याद होना चाहिए आपको कौन सी है, कार्डमोम रेंज। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीजें आपको किस हिसाब से याद रखनी है। देखो एक और क्वेश्चन आया है, देखिए मैंने एक टर्म बोला था बच्चों आपको, अगर आप कोई भी ये वीडियो ध्यान से देख रहा होगा ना तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक टर्म बोली, उसके लगातार 3 क्वेश्चन उसी टर्म से रिलेटेड आ गए। देखो मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम, मिनिमम, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, डीपेस्ट, ऐसे शब्द अगर कहीं मिल रहे हो बच्चों तो वो आप याद रख लीजिएगा। जैसे सर हमें याद नहीं रहता कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा वाली टर्म आपको याद ही रखनी है। सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, तो वो कम वाली तो याद ही रखनी है। उसके बीच में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। एग्जाम में कंपैरेटिवली नहीं याद रखने वाला या नहीं पूछने वाला, और अगर पूछा जाएगा तो मैं भी उतना ही उसे गलत करने की प्रोबेबिलिटी रखता हूं जितना आप लोग उसमें कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं याद रहती। और ऐसा बताया भी तो जाता है कि या तो आना है तो पहले नंबर पे आओ, दूसरे नंबर वाले को कोई याद नहीं रखता। क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट किससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे ज्यादा शेयर करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। पर 2000 से पहले की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, 2000 से पहले की मतलब ईयर 2000 से पहले की, जब इंडिया में जो स्टेट्स थे उसमें एक सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था मध्य प्रदेश, बिफोर द पार्टीशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये वाली चीज निकल के आ जाएगी कि सबसे बड़ा कौन है, मध्य प्रदेश। देखो अगेन देखिए बच्चों, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब अगेन सेकंड लार्जेस्ट। अब आप बोल रहे हो कि सर फर्स्ट लार्जेस्ट याद रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट? फर्स्ट लार्जेस्ट ही याद रखना है, क्योंकि ये सदर्न इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है। देखो गोदावरी बेसिन, आई बात समझ में? तो एनालिसिस जो करना होता है वो कैसे करना होता है? एनालिसिस इस आधार पर होता है कि कोई चीज कैसी पूछी जा रही है, किसी चीज की क्या कोई स्पेशल विशेषता है या नहीं। ये देखो लोकेटेड, एक्सट्रीम लोकेशन है ये। इंडिया जो है यहां जाके खत्म हो जाता है श्रीलंका, और हमारे बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बेरिंग स्ट्रेट, बैब एल मंदाब, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऐसे बहुत सारे, पनामा, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे वाटर बॉडीज जो हैं जो किन्हीं 2 कंट्रीज को सेपरेट कर रही हो, 2 कंट्रीज के बीच में ज्वाइनिंग करवाने का काम कर रही हो, 2 बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के फॉर्मेशंस का काम कर रही हो, तो ऐसी भी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर आउट हो गया? नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन बनता है ITCZ। क्या है ITCZ? अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो कोई भी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कोई चीज नहीं नजर आ रही है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ITCZ अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे नॉर्दर्न और सदर्न वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं उनमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस क्लाइमेट में अगर मैं बात करूं तो वो होता है ITCZ का। तो वो शब्द ITCZ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। आप सोच के देखिए, ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं भंवर कुआ के श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो मैं वो बात कह रहा हूं, क्या ये श्री वेदांत एकेडमी के बच्चों के लिए ही है क्या?
नहीं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो वो सामयिक रूप से हम सबके लिए ही इंपॉर्टेंट हो गया। इस वजह से ITCZ का रोल इतना बढ़ता है और वो एग्जाम में पूछने का संभावना रखता है या वो अपनी जगह एग्जाम में बना लेता है। क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में परिवर्तन आ रहे हैं वो सारे के सारे परिवर्तन आने का सबसे बड़ा रीजन है दैट पर्टिकुलर लाइन। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीका बिल्कुल फैक्चुअल होने के साथ साथ इतना सा एनालिटिकल है कि उसका ब्रॉड व्यू लार्ज एरिया पर इंपैक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। क्लियर आउट हुआ? डिटेल्ड सिलेबस का डिस्कशन और डिटेल्ड सिलेबस के टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पुट होने की संभावना है, इस पे अपना नेक्स्ट वीडियो अगले कुछ दिनों में आपको श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।